हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार दरोगा का हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कवर करेंगे और इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 इसको पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी कि बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो वह है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है किसमें। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो देखिए यह निहित है केंद्र सरकार में। किसमें निहित है, केंद्र सरकार में निहित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे जो बीमा दिया हुआ है, बीमा जो यहाँ पे दिया हुआ यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर में, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे शून्यकाल। क्या हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्यकाल हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 5 नंबर में। और देखिए इसमें कह रहा है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किस समिति में, तो वह समिति हो जाएगा प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जबकि शेष सभी में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी विकल्प जो है सही है। ए में है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बी में है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, और सी में है कि यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 1, 3 और 4 में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो 1, 3 और 4 है, देखिए 1 में कह रहा है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। उसके बाद 3 में है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। और 4 में है कि शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो वह भाषा है एक में यहाँ पे संथाली। क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2003 ईस्वी में, इसी के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल जो है 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो याद रखिएगा यह यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया किस अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी अप्रैल 1973 ईस्वी में। अप्रैल 1973 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लीजिए 12 नंबर में कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इनमें से कौन सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक विभिन्नता के। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता के हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? मिशन में शामिल नहीं है तो वह हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। क्या हो जाएगा? नाभिकीय शक्ति हो जाएगा। नाभिकीय शक्ति भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है वंदना शिवा। वंदना शिवा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल 2 हिरन जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 16 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 16 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। देखिए वर्तमान में जो है 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या टोटल कितनी है? अभी 6 है भारत में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इस 17 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत करी गई है और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को भी लॉन्च किया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है इसमें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? कितनी अनुमानित की गई है? तो यह अनुमानित किया गया है 5.9। कितना? 5.9। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर। और इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका टेराउन 1। क्या नाम है? टेराउन 1 जो है इसका सही नाम है। और यह रॉकेट जो है 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है, ये भी याद रखिएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में व्यापारिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? व्यापारिक तौर पर। तो सही हो जाएगा इसका देखिए एयरटेल। क्या हो जाएगा? एयरटेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत करी गई थी और इस सेवा को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी एयरटेल है। ठीक है फ्रेंड्स। तथा इस सेवा को सबसे पहले गुजरात राज्य में शुरू किया गया। अगला देख लीजिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका कितनी वृद्धि हुई है? 200 बाघों की वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
अखिल भारतीय बाघ आकलन की 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है अब 3167 हो गई है। कितनी हो गई है? 3167, जो कि 2018 में कितना था? 2967 था फ्रेंड्स। कितना? 2967। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई? 200 बाघों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कह रहा है इसमें कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है, याद रखिएगा, निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो यह दिया गया था ऑस्टिन बटलर को। ऑस्टिन बटलर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू को हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, देखिए जो पहला क्वेश्चन है 27, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? कौन सा देश? तो वह देश है चीन, भारत और जापान। चीन, भारत और जापान जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 28 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो यह किया गया वाराणसी में। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में किया गया था। अगला देख लीजिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध जो अभ्यास जो है वह भारत तथा सिंगापुर के मध्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देख लीजिए 30 नंबर में, कह रहा है इसमें कि बिहार जाति आधारित जनगणना आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस कोटि की जनसंख्या? सही हो जाएगा इसका, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है इसमें सबसे ज्यादा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें जो है लगभग 36% हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो यह किया गया है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है लंपी प्रोवैक टीका को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे ए तथा बी दोनों, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ठीक है, इन दोनों को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और WHO ने विश्व में कुल 42 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दे दिया है। टोटल कितना? 42 देश को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर में। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 64.03% मत, जो वैध मत जो है इनको मिला था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में, तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कि कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन इन दोनों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपया। कितना हो जाएगा? 60,000 करोड़ रुपया। देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर में। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? सही हो जाएगा इसका 2025। ठीक है, 2025 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर में। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 37 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में
ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तरुण पिथोड़े। कौन है? तरुण पिथोड़े जो है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक है। अगला देख लीजिए 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो यह हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को जो है हराकर फाइनल मुकाबला जो है जीत लिया था। अगला देख लीजिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आयोजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो आयोजन है 2026 में यह भारत में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? भारत में होने वाला है। जबकि ऑप्शन में चीन, मलेशिया और जापान दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब करी गई थी? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो देखिए ये जो सेवा कर है, सर्विस टैक्स, यह क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा। अगला देख लीजिए 43 नंबर जो है, इसमें कह रहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही हो जाएगा इसका चलैया समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलैया समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। और देखिए 44 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था, याद रखिएगा, फिशर ने। किसने दिया था? फिशर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 45 नंबर में, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर। देखिए 46 में कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा भी दी गई है? शिक्षा दी गई है अशोक के किस शिलालेख में? तो वह शिलालेख है छठी शिलालेख। ठीक है, छठी शिलालेख। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए 47 नंबर कह रहा है इसमें, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? तो यह स्थित है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे जो है यह स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण में? सही हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे शतपथ में। किस में मिलता है? शतपथ में मिलता है। अगला है 49 नंबर, और इसमें कह रहा है कि देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही हो जाएगा इसका विजय सेन। क्या हो जाएगा? विजय सेन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? उपज का कितना भाग था? तो वह था 1/2। ठीक है, 1/2, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है 51 नंबर, कह रहा है इसमें कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण किया गया था बुक्कावन के द्वारा। ठीक है, बुक्कावन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही हो जाएगा इसका 1679 ईस्वी से। ठीक है, 1679 ईस्वी में जो है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं 54 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? राज्यों के क्रम क्या है? तो वह क्रम हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मैसूर और तंजौर जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे बिहार एवं झारखंड। बिहार एवं झारखंड से संबंध है पहाया विद्रोह का। ठीक है, उसके बाद 56 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है
कि 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो वो हो जाएगा यहाँ पे कर्नल नील। कर्नल नील के द्वारा जो है 1857 ईस्वी के क्रांति को इलाहाबाद में दबाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर में है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है यहाँ पे 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेरी कहानी। देखिए जो मेरी कहानी पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, याद रखिएगा, यह पुस्तक लिखा गया है मेरी कहानी। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर। देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में? सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 41वां जो अधिवेशन हुआ था, 41वां जो अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी, याद रखिएगा 1925 ईस्वी कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा जो है किया गया था। बात करें अगर प्रथम महिला की, तो देखिए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 60। और देखिए इसमें कह रहा है कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? किस क्रांति का? सही हो जाएगा इसका रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो क्रांति हुई थी वह हुई थी 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। डेट जो इसका ईस्वी जो है पूछ दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 61 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो वह भौतिक राशि हो जाएगा यहाँ पे बल और भार। ऑप्शन नंबर बी, बल और भार जो है इस दोनों की जो इकाई है वह समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर में। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति को मापने के लिए, याद रखिएगा, वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? सही समीकरण को दर्शाती है तो देखिए यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यह जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 64 नंबर में कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा, क्या हो जाएगा? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है बर्नौली का प्रमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 65 ने कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? विरलन उत्पन्न होते हैं। सही आंसर है इसका हवा का दबाव। हवा का दबाव की भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 66 नंबर में कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए ए जो दिया है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि यह सत्य नहीं होगा। किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, अतः दिए गए विकल्प में ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 68 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 68 में कि धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। अगला देख लीजिए 69 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा विपरीत परासरण। क्या हो जाएगा? विपरीत परासरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर। देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं है तो देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 71 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो देखिए यहाँ पे जो सिरका है, सिरका क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, याद रखिएगा
7 से कम होगा वह नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सिरका जो है नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है कि तत्वों FCl यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेनियम जो यहाँ पे है, एटमिन में नहीं, स्टेटिन जो है, स्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हैलोजन के नाम से। क्या किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो वह प्रक्रिया कहलाता है हैबर प्रक्रिया। क्या कहलाता है? हैबर प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 74 नंबर में है कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन, तो इसका जो अध्ययन हो जाएगा वो हो जाएगा कवक से, यानी कि यहाँ के हो जाएगा फंजाई से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? सही आंसर हो जाएगा इसका जल। जल जो है कोशिका में पाए जाने वाला अणु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 76 नंबर में कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? किस ऊतक के कारण होता है? तो वह ऊतक हो जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा। माफ कीजिएगा, एस्क्लेरेनकाइमा नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया कह रहा है इसमें कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो वह समूह हो जाएगा यहाँ पे XY। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 78 नंबर में कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसमें प्रजनन होता है द्विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे 79 में निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो देखिए बड़ी आंत जो है, यहाँ पे बड़ी आंत जो है यह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 80 नंबर में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? किन पौधों को? सही आंसर हो जाएगा इसका एस्पायरोगैरा। एस्पायरोगैरा को जो है जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 81 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जलप्रपात और दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है, तो 81 का आंसर बी हो जाएगा। यानी कि बी हो जाएगा का मतलब है कि ए का 4 हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है वह कहाँ है? गोवा में। उसके बाद बी का 3 बरकाना जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी कि दुदुमा जो है यह कहाँ है? ओडिशा में। और किलियूर जो है यह कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर। देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर। और देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ भौगोलिक लक्षण, दूसरी तरफ भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया हुआ है, तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, यानी कि सर्क का क्या हो जाएगा? हिमनद के अपर्दनी लक्षण। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, यारडांग का क्या हो जाएगा? वायु के अपर्दनी लक्षण। उसके बाद हो सी का 3 हो जाएगा, बरखान जो है क्या है? वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन जो है वह हिमनद के निक्षेपण लक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 84 दिया हुआ है, क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। क्या होती है? स्वच्छ आसमान होती है। अगला देख लीजिए 85 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 85, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यह पंचनद में सम्मिलित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो सही हो जाएगा इसका मलाज खंड। मलाज खंड जो है यह एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और यह मलाज खंड जो है यह तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यह जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर में। क्या है इस क्वेश्चन में
कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या हो जाएगा, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 88 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो कथन सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 89 नंबर। देखिए 89 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। क्या जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है और यह कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद 91 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे, तो सही हो जाएगा इसका जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। किस कंपनी को, तो वह कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। यह जो है महारत्न कंपनी का दर्जा इन्हें नहीं मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 93 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है एम पॉक्स। क्या नाम दिया गया है, एम पॉक्स नाम दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर। देखिए इसमें है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। किस राज्य का, तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। यह ओडिशा का एक लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लीजिए यहाँ पे 95 नंबर कह रहा है इसमें भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। राफेल विमान जो है कहां से खरीदे गए हैं, तो यह फ्रांस से खरीदे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 96 नंबर जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लीजिए जो दिया हुआ 97 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 97 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 98 देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 98 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 2253 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 98 का क्या हो जाएगा 2253 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, बिहार सब इंस्पेक्टर जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है 1275 पोस्ट के लिए, आज उसका हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर लिए। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।